सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की के बारे में ये कहा जाता है कि उनका भारत से काफ़ी कनेक्शन है। 73 साल की सुशीला कार्की ने BHU से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की है। 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करप्शन के कई केसेस पर सख्त फैसले दिए। नेपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। जस्टिस सुशीला कार्की के रुख से नाराज होकर 2017 में नेपाल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाई, लेकिन जनता ने इसका कड़ा विरोध किया और जनता के प्रेशर में महाभियोग अभियान प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। क्योंकि जस्टिस सुशीला कार्की ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, करप्शन के खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए नौजवानों में उनकी छवि बहुत अच्छी है। यही वजह है कि आज जब Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. अंतरिम सरकार को लीड करने वाले नेताओं की बात हुई तो सबसे ज्यादा लोगों की पसंद जस्टिस सुशीला कार्की बनी। सुशीला कार्की ने कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री बनती हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी उन नौजवानों के परिवारों को सपोर्ट करना जो इस आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए। दूसरी बात उन्होंने कही कि उनकी दूसरी प्राथमिकता होगी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना, और ये चुनाव कराने में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। सुशीला कार्की के अलावा दूसरा नाम आया बालेन्द्र शाह का। 35 साल के बालेन्द्र शाह नेपाल में बालेन्द्र शाह के नाम से मशहूर हैं, काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल के नौजवान पीढ़ी में उनके प्रति जबरदस्त क्रेज है। बालेन्द्र शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है, छवि बेदाग है। उन्होंने काठमांडू में करप्ट अफसरों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, इसलिए वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। बालेन्द्र शाह को टाइम मैगजीन ने पिछले साल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। बालेन्द्र शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहते हैं, जिससे नौजवान पीढ़ी उनको फॉलो करती है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे जो लोग थे उनमें बालेन्द्र शाह भी थे। नेपाल में लीडरशिप को लेकर एक और शख्स की चर्चा है और यह नाम है सुदन गुरुङ का। सुदन गुरुङ सोशल एक्टिविस्ट हैं और हामी नेपाल नाम का एनजीओ चलाते हैं। 2015 में जब काठमांडू में भूकंप आया उस वक्त गुरुङ ने सोशल मीडिया के जरिए भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया, हजारों नौजवानों को इस मुहिम से जोड़ा और इसके बाद 2020 में कोरोना के दौरान गुरुङ ने इसी तरह लोगों की मदद की। इसके बाद उनकी एनजीओ हामी नेपाल नौजवानों में लोकप्रिय हो गया। सुदन गुरुङ नौजवानों के नेता बन गए। उन्होंने करप्शन के खिलाफ नेपाल में इनफ इज इनफ मूवमेंट चलाया। इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें सुदन गुरुङ की सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने जेन जी मूवमेंट को दिशा तय की और उन्होंने नौजवानों को बताया कि आंदोलन के दौरान वो स्कूल की ड्रेस में आए और साथ में किताब और बस्ता भी लेकर आए, जिससे मैसेज आए कि आंदोलन शांतिपूर्ण है। इसके बाद 8 सितंबर को एक वीडियो के जरिए सुदन गुरुङ ने 3 मांगें रखी थी। इन मांगों को नॉन नेगोशिएबल बताया गया। गुरुङ की पहली मांग थी प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार का इस्तीफा हो, ये हो चुका। दूसरी मांग थी युवाओं पर गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हो, उन्हें सजा दी जाए। और तीसरी मांग है कि अंतरिम सरकार हो। सुदन गुरुङ ने कहा यह युवाओं का आंदोलन है, इसलिए युवा ही तय करेंगे कि सरकार को कौन लीड करे और इसमें कौन कौन शामिल होगा। हमारी पहली मांग यह है कि पूरी सरकार इस्तीफा दे। इतने युवाओं को मारने के बाद सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। दूसरी मांग यह है कि जिन भी पुलिस कर्मियों ने हमारे युवा साथियों पर गोली चलाई उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेकर ऊपर तक हर दोषी पर एक्शन होना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये नौजवानों की सरकार आएगी। इस अंतरिम सरकार में कौन मंत्री होगी, कौन सरकार चलाएगा, कौन सरकार में रहेगा, ये सब हमारे युवा साथी तय करेंगे। नेपाल में कल की आगजनी, लूट और दंगों की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। जेन जी के लोग आज कह रहे हैं कि हमने कहीं आग नहीं लगाई, वो इसके लिए राजनीतिक दलों को ब्लेम कर रहे हैं। पर कल 120 साल पुराने ऐतिहासिक सिंह दरबार में आग लगाई गई, राष्ट्रपति भवन को जला दिया गया,
सबसे प्रसिद्ध हिल्टन होटल से लपटें उठती हुई दिखाई दी। इन जगहों पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आग लगा रहे थे, उनकी बातें सुनकर ये बिल्कुल नहीं लगा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। ये तो बेकाबू भीड़ थी जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। जेन ज़ी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता आग लगाने वालों को रोकता दिखाई नहीं दिया। आग लगाने वालों को नेपाल की विरासत, नेपाल की संस्कृति और नेपाल की अर्थव्यवस्था का कोई ख्याल नहीं था। जो नुकसान उन्होंने पहुंचाया उसे ठीक करने में बरसों लग जाएंगे। जिन केपी ओली की वजह से यह सारा आंदोलन खड़ा हुआ, उनके बारे में पता चला कि अब वो दुबई पहुंच गए हैं, प्रोटेस्ट करने वालों की पकड़ से बाहर हैं। अब सरकार कौन चलाएगा, इसको लेकर भी असमंजस है। जेन ज़ी की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सजेस्ट किया गया था, पर दूसरे ग्रुप ने इसे वीटो कर दिया। अब आर्मी के सामने किसी एक नाम पर सहमति बनवा पाने का चैलेंज है, जो टेढ़ी खीर लगता है। एक बड़ी चिंता है उन क्रिमिनल्स को लेकर जिन्हें जेल तोड़कर रिहा कर दिया गया। इनमें से ज्यादातर अपराधी हैं। पॉलिटिकल प्रिजनर्स तो इक्का दुक्का हैं। ये अपराधी, ये क्रिमिनल्स भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये बॉर्डर पार करके इस तरफ आने की कोशिश कर सकते हैं।